विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। कंप्यूटर कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में एक वर्ड सुना होगा आपने, अबेकस। क्या सुना होगा? अबेकस एक गणना यंत्र होता था। बेबीलोन एक जगह पड़ती है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन सुना है आपने? इराक में पढ़ते थे ये, मेसोपोटामिया इराक में एक जगह थी बेबीलोन। कभी संसार के आश्चर्यों में बोला जाता था हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। वहां पर इस गणना यंत्र का क्या हुआ था? क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है किसको? अबेकस को। तो बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए इसका आविष्कार किया गया। कुछ नहीं होता था, एक फ्रेम सा होता था, उसमें तार लगे होते थे, उसमें मोती के दाने नहीं होते जैसे माला के दाने, उनको गिनने के लिए, इधर उधर बच्चों के खेलने के लिए भी होता है। पहला गणना यंत्र, जैसे बच्चे खेलते हैं उसमें कि कितने मोती हुए, एक हुआ, कितने हुए, दो हुआ, कितने हुए, तीन हुआ, ऐसे करके, है ना। तो सरकार का पहला जो गणना यंत्र है वो पहला गणक यंत्र है वो कौन सा? अबेकस। बेबीलोन खासकर याद रखना, जो क्वेश्चन बना वो बना बेबीलोन। कहां पर हुआ कि इसका आविष्कार? आंसर बेबीलोन। इसमें तारों में गोलाकार मन के यानी बीट्स पिरोए जाते थे और इसकी सहायता से गणना को आसान बनाया जाता था। हो गया? ठीक है। एक पास्कलाइन सुना होगा आपने, पास्कलाइन सुना है? फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी, जोड़ना और घटाना आता था इसको, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। पास्कलाइन को ही एडिंग मशीन भी कहते हैं। फ्रांस के जो गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल ने 1642 में इसका आविष्कार किया था। इसमें इतना ही होता था, जोड़ना और घटाना, बस। उसके बाद डिफरेंस इंजन आया, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज, अभी हमने ब्लेज पास्कल का नाम पढ़ा था, वो फ्रांस के थे, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था, स्टीम से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। पंच कार्ड, क्या? पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं यानी जोड़ सकती थी, घटा सकती थी, गुणा कर सकती थी, भाग कर सकती थी। चार चीजें। कैलकुलेटर देखते हो आप आज? लगभग वैसे समझ लो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकती थी। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। तो विश्व का पहला कंप्यूटर किसको माना जाता है? आंसर एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1842 में इसका 1842 में इसका आविष्कार किया था। फिर एक नाम है लेडी एडा ऑगस्टा, जिनको कि पहला प्रोग्रामर माना जाता है। लेडी एडा ऑगस्टा पहली प्रोग्रामर। इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, अतः दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? लेडी एडा। ये क्वेश्चन बनाया कि पहला प्रोग्रामर कौन है दुनिया का? आंसर लेडी एडा ऑगस्टा। उन्होंने दो अंकों की संख्या प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम का आविष्कार का भी श्रेय है, 0 और 1 बाइनरी सिस्टम का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर लेडी एडा ऑगस्टा को दिया जाता है। ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहली प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा ऑगस्टा है। बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किसने किया? लेडी एडा ऑगस्टा। तो 0 और 1 समझता है ना कंप्यूटर, 0 और 1 की भाषा समझता है। Y2K प्रॉब्लम पढ़ ली थी आपने? जब सन 2000 आया तो 2000 3 जीरो लगने से 2 के आगे तो एक प्रॉब्लम आ गई थी, उसको Y2K प्रॉब्लम बोलते हैं। Y मतलब ईयर, 2 मतलब 2, K मतलब 3 जीरो, यानी ईयर 2000 को ही Y2K बोलते हैं। उसके बाद भाई सेंसस टेबुलेटर आया। सेंसस टेबुलेटर 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलरिथ ने इस विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। हरमन होलरिथ ने सेंसस टैबुलेटर का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? आंसर हरमन होलरिथ ने किया। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है जिस पर पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डेटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था।
पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ा जाता था। कंप्यूटर के लिए डेटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड को उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। अब आता है इसके बाद मार्क वन। मैं क्रम बता रहा हूं किस प्रकार से कंप्यूटर जो आपके हाथ में है आज, वो किन चरणों से होकर चला, यानी उनके पूर्वजों की कहानी सुना रहा हूं मैं, किनके कंप्यूटर के पूर्वजों की, वहां से क्वेश्चन बनते हैं कई बार। अब आता है मार्क वन। 1937-1944 के बीच इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम की फुल फॉर्म पूछा है एक बार, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग से तथा वैज्ञानिक हॉवर्ड आइकन के निर्देशन में विश्व के प्रथम, अब ये ध्यान रखना है आपने, विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र का आविष्कार किया गया, इसे मार्क वन नाम दिया गया। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र का आविष्कार किसने किया, आंसर हॉवर्ड आइकन ने किया। इसका नाम था, जो यंत्र था उसका नाम था मार्क वन। समझ में आ गया। उसके बाद एबीसी, एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी की फुल फॉर्म है एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। 1939 में जॉन एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या बनेगा, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, आंसर जॉन एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी। इसलिए इस कंप्यूटर का नाम एबीसी रखा गया, यानी एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। क्या रखा गया, दो लोग हैं ना इसमें, जॉन एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, आविष्कारक जो हैं दो लोग हैं। 1939 की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था, एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एनिएक। ये 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे एनिएक नाम दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक यानी फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, आंसर एनिएक है। आविष्कार किसने किया, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने किया। किसने किया, ऐसे ही बनते हैं भाई क्वेश्चन, पहले बता दो। और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो बड़े बड़े जो एमसीए होते हैं ना, उनको भी बाहर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो एमसीए मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसने कर रखा होगा, वो थोड़े छोटी छोटी चीजें पढ़ता है, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि 10th तक 9th तक 8th में ये सारे चीजें मिलती हैं आपको। क्या मिलती हैं भाई, 6th 7th 8th 9th में यही तो पढ़ाई जाती हैं। तो वो ये देखना चाहते हैं कि मास्टर डिग्री लेने के बाद वो पुराना याद है कि नहीं। तो विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। उसके बाद आया भाई एडवेक। क्या आया, एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनिएक कंप्यूटर के में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था, इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम यानी स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी और एडवेक का विकास किया। क्या किया, एडवेक का विकास किया। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर न्यूमैन का है। इन्हें डेटा और अनुदेश यानी डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को बाइनरी प्रणाली यानी 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस, डेटा और अनुदेशों को बाइनरी प्रणाली यानी 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, आंसर वॉन न्यूमैन को दिया जाता है। कहां के हैं ये, अमेरिका के हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक व अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 का निर्माण 1954 में जेईसी जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, माइक्रो प्रोसेसर। 1970, याद करना पड़ेगा सन,
इंटेल नाम याद करना पड़ेगा कंपनी का। इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? इंटेल 4004 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। तो भाई बता दिया मैंने कि 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण से कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति आ गई, ये बता दिया था। छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ किससे? जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो क्या हुआ? छोटे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा उत्तराखंड वालों ने कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया। अभी आपने पीढ़ियां पढ़नी है दरअसल, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। कितनी पीढ़ियां पढ़नी है? पंचम पीढ़ी। अब वो पूछेगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो किस पीढ़ी में आया, तो चौथी पीढ़ी में आया। इनके सन भी याद करने हैं अभी आपने कि प्रथम पीढ़ी कब से कब तक, 1942 से 1955, 1942 से 1955। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964, तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975, चौथी पीढ़ी 1976 से 1989, ठीक है, पंचम पीढ़ी 1990 से अब तक। तो चौथी पीढ़ी क्यों बनी? चौथी पीढ़ी इसलिए हुई क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का क्या हो गया? आविष्कार हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हो गया, पर्सनल कंप्यूटर आने लग गए, उसको हमने क्या बोला? चौथी पीढ़ी। इतना समझ में आया? तो छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन और AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है। तो कुछ प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड कौन कौन से हैं? तो आपने सुना होगा इंटेल का प्रोसेसर है, पेंटियम का। ये उत्तराखंड वालों ने पूछा कि पेंटियम ब्रांड से जो बेची जाती है चीज वो क्या है? वो कंप्यूटर का नाम है, प्रोसेसर का नाम है, मॉनिटर का नाम है, क्या है? CPU का नाम है, किसका नाम है? आंसर प्रोसेसर का नाम। तो इंटेल हो गया, पेंटियम हो गया, सेलेरॉन हो गया और AMD हो गया। AMD यूज करते हैं लोग, होता है। सेलेरॉन, मतलब तीन नाम तो बड़े नाम सुने हुए हैं कि इंटेल, पेंटियम और सेलेरॉन और AMD। तो AMD कहां पर सुना? इंटेल के बाद AMD ही यूज होता, ठीक है। अगला भाई एप्पल। अब आ गए भाई एप्पल। कौन कौन है एप्पल के पापा? स्टीव जॉब्स। काम नहीं चल रहा था, डिप्रेशन में आ गए थे, उत्तराखंड आ गए। कहा? नैनीताल। बाबा नीम करोली बाबा के पास आ गए। नीम करोली बाबा के से पूछा भाई, हाँ भाई कैसे? उन्होंने कहा जी बस परेशान हूं बहुत। बाबा सेब खा रहे थे, बाबा ने सेब फेंका ऐसे करके। किसकी तरफ? किसकी तरफ? स्टीव जॉब्स की तरफ। स्टीव जॉब ने उसे प्रसाद समझ कर क्या कर लिया? रख लिया। उसके बाद वापस आए, काम किया, बुलंदियों तक पहुंच गए, लेकिन अपना चिन्ह जो बनाया वो खाया हुआ एप्पल बनाया। वो खाया हुआ एप्पल किसने दिया? बाबा नीम करोली ने। तो ऐसे ऐसे संत है उत्तराखंड में, देवभूमि है। क्या है? देवभूमि। चलो जी आगे, एप्पल आ गया भाई 2। 1977 प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे एप्पल 2 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। पहले बता दूं, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर हम बोलते हैं कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। कार्य पद्धति के आधार पर हम बोलते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण जब करते हैं हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर कौन से होते हैं? 1 इज एनालॉग कंप्यूटर, 2 इज डिजिटल कंप्यूटर और 3 इज हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर हम जब बोलते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता मिनी कंप्यूटर, एक होता माइक्रो कंप्यूटर, एक होता सुपर कंप्यूटर। इसके आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर। अब सुपर कंप्यूटर पता नहीं कई हजार प्रोसेसर जोड़कर क्या किया जाता है, उसकी जो स्पीड होती है वही कई टेराबाइट और पता नहीं किसमें होती है, बहुत तेज मतलब क्षमताएं जो होती हैं। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि पहले आपको हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जो 5 पीढ़ी है वो बता रहा हूं कि निर्वात ट्यूब पहली पीढ़ी में क्या थी? निर्वात ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब जिसको बोलते हैं, क्या थी? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ? तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप आई, SSI आया और MSI आया।
SSI और MSI। SSI का मतलब होता है क्या, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और MSI का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, चौथी पीढ़ी में आया माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, कंप्यूटर के नेटवर्क का विकास हुआ और पर्सनल कंप्यूटर आया। पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ, पांचवी पीढ़ी जो कि 1990 से अब तक चल रही है, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, ULSI बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। SLSI आया, SLSI मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, नोटबुक आई, लैपटॉप आया, इंटरनेट का विकास हुआ, ये सब चीजें हुई। इतना समझ में आ गया। तो पहली पीढ़ी 1942 से 1955, पहले तो यही याद करना भैया आपने, पहली पीढ़ी 1942 से 1955, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964, तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975, चौथी पीढ़ी 76 से 89, 1976 से 1989, और पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो प्रथम पीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर था वो मशीनी भाषा, बाइनरी 0-1 स्टोर प्रोग्राम था। द्वितीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। हाई लेवल, उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चला सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया, साथ में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया। चौथी पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसमें देखते हैं हम, चौथी पीढ़ी में देखते हैं। UNIX और सी भाषा, यूनिक्स और सी भाषा कहां पर देखते हैं हम, चौथी पीढ़ी में देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चौथी पीढ़ी में देखते हैं। पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ, इंटरनेट और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सब चीजें चली। इतनी क्लियर हो गई, क्लियर हो गया भाई। ऐसे अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो पहली पीढ़ी में पंच कार्ड, पेपर टेप ये चलता था। द्वितीय पीढ़ी में चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी चली, मैग्नेटिक टेप चला, मैग्नेटिक डिस्क चला। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी आई। क्या आई, सेमीकंडक्टर मेमोरी आई। पांचवी पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क आया। क्या आया, ऑप्टिकल डिस्क। वर्चुअल मेमोरी आई, विशाल भंडारण क्षमता हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, प्रथम पीढ़ी के जो एग्जाम्पल हैं वो है ENIAC, EDVAC और UNIVAC। ENIAC, EDVAC और UNIVAC ये प्रथम पीढ़ी में दिखते हैं हमें। क्या दिखते हैं, द्वितीय पीढ़ी में हमें दिखते हैं IBM 1401, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401, UNIVAC और PDP-8। क्या दिखाई देता है, ये याद करना जरूरी है, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा प्रथम पीढ़ी में नहीं था। पहले जो थे वो बता देता हूं, ENIAC था, EDVAC था, UNIVAC 1 था, लेकिन क्या IBM 1401 नहीं था। IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी में था, UNIVAC PDP-8 जो था वो द्वितीय पीढ़ी में था। तृतीय पीढ़ी में क्या था, IBM 360 था, PDP-11 था। चौथी पीढ़ी में क्या था, IBM PC था, एप्पल PC था, पर्सनल कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी में क्या क्या है, IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर। क्या, ये सब चीज। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूं डिटेल में कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे वॉल्व भी कहा जाता था। क्या कहते थे, वॉल्व कहते थे। सॉफ्टवेयर मशीन भाषा यानी मशीन लैंग्वेज तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तैयार किया जाता था। डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की गणना समय या गति मिली सेकेंड में थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों में किया गया था। वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों में किया गया था। ये आकार में बड़े होते थे यानी बल्कि होते थे, अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे, इनकी भंडारण क्षमता कम थी, गति मंद थी, इनमें त्रुटि यानी एरर होने की संभावनाएं भी अधिक होती थी। इनका संचालन एक खर्चीला काम था। क्या था, खर्चीला काम था। क्लियर हो गया।
निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखा जाता था। मैंने बोला पहले एसी लगाना पड़ता था, इनको एयर कंडीशनर लगाना पड़ता था कंप्यूटरों के लिए, ठीक है। एनिएक हो गया, यूनिवैक हो गया, और आईबीएम का मार्क 1 हो गया। आईबीएम का मार्क 1 ये इसके उदाहरण है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। असेंबली लैंग्वेज किसने लिखी? ग्रेस हॉपर ने, डॉक्टर। क्लियर हो गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 64 तक चले। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा यानी हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड, कौन से? निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता था, जो याद रखने में सरल होते थे। अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान हो गया। डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरणों यानी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। इसमें भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिसे अब माइक्रोसेकंड में मापा जाता था। व्यवसाय तथा उद्योगों में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ, इंपॉर्टेंट है, सेकंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर में कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसी उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का विकास आईबीएम द्वारा किया गया। इसमें प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। तो आपने खास जो मैं क्वेश्चन बनाता, मैं यहां से बनाता, कोबोल और फोर्ट्रॉन किस पीढ़ी की भाषा है? आंसर सेकंड जनरेशन की भाषा है, ठीक है। कोबोल की फुल फॉर्म पूछता मैं, कॉमन बिजनेस लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस। और फोर्ट्रॉन की पूछता मैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रिटन ने किया। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। ये समझ लेना आप, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है। एक दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है किसमें? अर्धचालक में। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ, जब देश आजाद हो रहा था हमारा। किसने किया? जॉन वार्डिन किया, विलियम शॉकले ने किया और वाल्टर ब्रिटन ने। क्लियर हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1975। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप जिसको बोलते हैं का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे कंप्यूटर के लघु रूपण संभव हो सका। तो छोटे कंप्यूटर कैसे बने? पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, कमरा में आधा कमरा घेरते थे पहले कंप्यूटर, इतने बड़े होते थे। तो अब छोटे कैसे हो गए? आईसी चिप की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की वजह से, ठीक है। उसके बाद एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और बाद में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिससे कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इनका निर्माण संभव हो, ठीक है। इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों के रूप में क्रमशः कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। कीबोर्ड और मॉनिटर कब दिखते हैं आपको? तीसरी पीढ़ी में। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालना आसान हो गया। क्या हो गया? आसान हो गया। मैग्नेटिक टेप और डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों यानी सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइसेस का विकास हुआ। रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। रैम तीसरी पीढ़ी में रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण कंप्यूटर की गति में क्या हुई? वृद्धि। क्लियर हो गया। कंप्यूटर का व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में PL1 और हाई लेवल लैंग्वेज में PL1, पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। बेसिक का विकास किस पीढ़ी में हुआ? आंसर तीसरी पीढ़ी में हुआ। पास्कल का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तीसरी पीढ़ी में हुआ। PL1 का विकास किस पीढ़ी में हुआ? आंसर तीसरी पीढ़ी में हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ? आंसर तीसरी पीढ़ी में हुआ।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। इसका विकास किया गया भाई। साथ में मैं बता दूं कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप तीसरी पीढ़ी की विशेषता है। इसका विकास 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, कृपया इसको याद करें। IC का इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ME माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। ये चिप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर भाई, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो प्रोसेसर कब आया? चौथी पीढ़ी में आया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर की गणना समय पिको सेकंड से में मापी जाने लगी। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने में किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 में किया था। इसे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? व्यक्तिगत यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास किस कारण हुआ? माइक्रो प्रोसेसर के कारण हुआ। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। समानांतर कंप्यूटिंग यानी पैरेलल कंप्यूटिंग का मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1981 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC कहा गया। क्या कहा गया? पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 4th जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल OS का विकास हुआ। ये मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता। MS-DOS, MS विंडोज और एप्पल OS का विकास कौन सी जनरेशन में हुआ? आंसर चौथी जनरेशन में। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता हूँ। C भाषा का विकास चौथी जनरेशन में, जिससे प्रोग्रामिंग क्या हो गई? सरल हो गई। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंपनियों में चलाया जा सके। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर भाई, 5th जनरेशन 1989 से अब तक। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। माइक्रो चिप में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए। इससे अत्यंत छोटे और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र और अधिक है। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बना दिए। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क से क्वेश्चन बनाया एक बार का विकास हुआ जिनकी भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी। दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब WWW टिम बर्नर्स-ली आविष्कारक हैं। WWW के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। इसका विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा सूचना राजमार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास चल ही रहे, सफल भी हो गए काफ़ी हद तक। कंप्यूटर परिस्थिति के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन तथा रोबोट निर्माण यानी रोबोटिक्स में इसका प्रयोग किया जा रहा है। रोबोटिक्स क्वेश्चन बनेगा रोबोटिक्स से। मैग्नेटिक बबल मेमोरी MBM के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दी है। क्लियर हो गया? एक मूर का नियम है। मूर का नियम कहता है कि प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाए।
अगर 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो गए। कितनी? ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं। कितने? 1 करोड़। कितने? 1 करोड़। क्लियर हो गया? अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपने बार बार सुनना है इसको, जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको बार बार सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी।